External Affair Insights। सितंबर का महीना, साल था 2015 और स्थान था नेपाल का तराई रीजन। अचानक से नेपाल का यह तराई रीजन एक बहुत बड़े खूनी प्रदर्शन और नेशन वाइड इकोनॉमिक ब्लॉकेट का एक केंद्र बनने जा रहा था। लेकिन आखिर ये कौन से कारण थे जिसके वजह से नेपाल का यह तराई रीजन इतना ज़्यादा अशांत हो गया था, और किस प्रकार से यहाँ होने वाले नेशन वाइड इकोनॉमिक ब्लॉकेड ने नेपाल की इकोनॉमी को बुरी तरीके से प्रभावित किया था। आखिर किन कारणों से नेपाल का यह मधेश रीजन दहल गया था और किस प्रकार से नेपाल के तराई रीजन में फैलने वाला यह विद्रोह भारत और नेपाल के फ्यूचर रिलेशंस को बुरी तरीके से प्रभावित करने वाला था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर इनसाइट, जहां पर हम दुनिया में होने वाली अलग अलग जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट्स का एक विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हो सकती है। साथ ही साथ यह इंटरनेशनल रिलेशन और जियोपॉलिटिक्स जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपकी नॉलेज को एनहांस करने में भी मददगार हो सकती है। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यहाँ आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए फोकस करते हैं आज के इस टॉपिक पर। अगर देखा जाए तो नेपाल और भारत के बीच का संबंध कई दशकों से काफ़ी ज़्यादा अच्छे और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। भारत की आज़ादी के बाद से ही भारत और नेपाल के बीच में एक मैत्रीपूर्ण संधि यानी एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1950 में ही साइन हो गया था, और इसी ट्रीटी के बाद से भारत और नेपाल ने एक दूसरे के नागरिकों को पारस्परिक तौर पर कई प्रकार के स्पेशल और अधिकार भी प्रदान किए, जो कि दुनिया के किसी अन्य नागरिकों को प्रदान नहीं किए जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज भी भारत और नेपाल का एक ओपन बॉर्डर है। आज के समय भारत में नेपाल के तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा नागरिक रहते हैं और वे भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं। भारत में किसी प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं, किसी प्रकार की जॉब भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि वे सरकारी नौकरियों में भी चुने जाते हैं। काफ़ी लंबे समय से नेपाली युवाओं को भारतीय सेना में भी भर्ती कराया गया है। यानी कि देखा जाए तो दोनों ही देशों का एक बहुत ही स्पेशल और मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है। यदि हम नेपाल की डेमोग्राफी को देखें तो हमें यही समझ में आता है कि भारत और नेपाल दोनों की नागरिक एक ही रूट से निकले हुए लोग हैं, और इन सभी का एक शेयर्ड हिस्ट्री भी रही है। नेपाल के वीर गोरखा योद्धाओं ने भी भारत के लिए कई मौक़ों पर अपना सर्वस्व भी न्यौछावर किया है। अब दोनों ही देशों के बीच होने वाले इस संबंध को इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों ही देशों के सेना अध्यक्षों को एक दूसरे के देशों से मान्यता दी जाती है। यानी कि भारत का सेना अध्यक्ष भी नेपाल का सेनाध्यक्ष होता है, और उसी प्रकार से नेपाल की सेना के अध्यक्ष को भारत की मान्यता दी जाती है। भारत ने नेपाल के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए भरसक प्रयास भी किया है। भारत ने नेपाल में कई प्रकार के हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को तैयार करने और इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करने में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही साथ भारत नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी परचेज भी करता है। भारत नेपाल के लिए एक पाइपलाइन भी तैयार कर रहा है, जो सीधे तरीके से भारत से ऑयल को नेपाल तक पहुंचा पाएगा। यानी कि दोनों ही देशों के बीच संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। परंतु आज आखिर ऐसा क्या हो गया है कि दोनों ही देशों के बीच इतनी मैत्रीपूर्ण संबंधों के होने के बावजूद आज इनके संबंध लगातार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है जिसके वजह से आज नेपाल में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स लगातार बढ़ती जा रही है और नेपाली युवाओं के बीच भारत के प्रति विरोध का भाव पैदा हो रहा है। आज के वीडियो में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे और इस पर एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। साल था 2007 और नेपाल में लगातार चल रहे राजशाही के विरोध आंदोलन और गणतंत्र के समर्थन के वजह से नेपाल में राजशाही को उखाड़ दिया गया था, और साल 2008 में एक गणतांत्रिक तौर पर चुनी हुई सरकार सामने आती है। हालांकि नेपाल में लोकतंत्र बहाली पर भारत इसे एक सकारात्मक बदलाव के तौर पर देख रहा था और भारत ने इसे पूरा समर्थन भी प्रदान किया। परंतु एक और जहां भारत नेपाल में लोकतंत्र बहाली को समर्थन प्रदान कर रहा था, तो वहीं नेपाल के दूसरे पड़ोसी यानी कि चाइना इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा था। आखिर ये किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी थी? जैसे ही नेपाल में लोकतंत्र बहाली हुई,
तभी से चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी नेपाली पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाने लगी और तभी से चाइना द्वारा नेपाली पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट भी किए गए और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को भी चाइना से हर प्रकार के समर्थन प्रदान किया जाने लगा। चाइना नेपाल के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू कई प्रकार के लोन भी देने लगा तथा कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया जो इकोनॉमिकली ज़्यादा वायबल नहीं थे, परंतु चाइना जानबूझकर ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंडिंग प्रदान कर रहा था। इससे ये साफ तौर पर पता चल रहा था कि चाइना नेपाल में एक डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी की शुरुआत कर चुका था। परंतु एक प्रश्न यह भी पैदा होता है कि आखिर चाइना नेपाल में इतनी ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा था और चाइना को नेपाल को लेकर के इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों थी। तो इसका उत्तर मिलता है हमें माओ की आइडियोलॉजी में। दरअसल चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के पहले मुखिया माओ जेडोंग नेपाल को चाइना के ही एक अंग के तौर पर देखते थे और माओ का ये कहना था कि तिब्बत एक ऐसा हाथ है जिसका नेपाल एक उंगली है और इसीलिए एक ना एक दिन वो नेपाल को अपने अधिकार में लेना चाहेंगे। और चाइना ना सिर्फ नेपाल बल्कि भारत के लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और साथ ही साथ भारत के एक और पड़ोसी देश भूटान पर भी इसी प्रकार के दावे करता है। परंतु चाइना एकदम से नेपाल पर अधिकार नहीं कर सकता है। चाइना को यह पता है कि वह आसानी से नेपाल पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं कर सकता है और इसीलिए आज के समय वह एक अलग स्ट्रेटजी पर काम कर रहा था और वह स्ट्रेटजी था नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत करना। नेपाल में लोकतंत्र बहाली के बाद से ही यह देखा गया कि चाइना लगातार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन प्रदान करती आई है और नेपाली पॉलिटिशियंस को फंडिंग भी प्रोवाइड की है। आज के समय चाइना नेपाल में नेपाली यूथ्स के बीच में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को इंटेंसिफाई करने के लिए लगातार फंडिंग भी प्रोवाइड कर रहा था और यही वो वजह है कि नेपाल में लगातार भारत विरोधी भावनाएं पैदा होती जा रही थी। और जिस प्रकार से नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा फंडिंग प्रोवाइड की जा रही थी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की लॉयल्टी चाइना को लेकर के लगातार बढ़ती ही जा रही थी। एक प्रश्न यह भी पैदा होता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में बनने वाली कम्युनिस्ट पार्टियां हमेशा से चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर के इतनी ज़्यादा लॉयल क्यों नहीं है। चाहे भारत हो या फिर नेपाल, हर जगह के कम्युनिस्ट लीडर्स चाइना को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लॉयल्टी रखते हैं। यहाँ तक कि 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर चल रही थी, उस समय भी भारत में कई ऐसे कम्युनिस्ट लीडर्स थे जिन्होंने भारत का समर्थन करने के स्थान पर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर के अपनी वफादारी को ज़्यादा महत्व दिया था और वे चाइना का समर्थन ही कर रहे थे। और ठीक उसी प्रकार से नेपाल में भी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी चाइना को ही ज़्यादा महत्व प्रदान कर रही थी। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी नेपाल में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आती थी तो वह हमेशा चाइना को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते थी और वे चाइना की ही विज़िट पर जाते थी और चाइना से गलत प्रकार के लोन्स लेकर के नेपाल को चाइना पर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट भी बना देते थी और भारत को लेकर के हमेशा भ्रामक तथ्य ही सामने रखते थी। और लगातार बीते वर्षों में हमने ये देखा भी है कि किस प्रकार से नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने भारत विरोधी सेंटिमेंट्स को भड़काने में अहम भूमिका निभाई और वे भारत के साथ एक सीमा विवाद भी खड़ा करना चाहते थे। काला पानी को लेकर के उन्होंने भारत के साथ एक बहुत बड़ा सीमा विवाद भी खड़ा कर दिया, परंतु साथ ही साथ जैसे चीनी सेना नेपाल के बॉर्डर में इंकर्जन कर रही थी तो उस पर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पर्दा डालने का काम कर रही थी और उसे नेपाली जनता से पूरा छिपाने का काम किया गया। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से भारत और नेपाल के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। ऐसे में प्रश्न उठता है कि भारत आखिर ऐसा क्या कर सकता है जिससे कि भारत और नेपाल के संबंध वापस पटरी पर आ सकते हैं और किस प्रकार से चाइना के षड्यंत्रों को नेपाली जनता के सामने उजागर किया जा सकता है। वीडियो के अगले भाग में हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये भाग बहुत पसंद आया होगा और इस कड़ी का अगला खंड हम बहुत जल्द ही लेकर के आएंगे। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आज के समय नेपाल में भारत विरोधी भावनाएं काफ़ी ज़्यादा भड़क रही है और सुलगाने का काम चाइना कर रहा है? जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम जानना चाहेंगे कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। और हाँ, यदि आपको हमारे विश्लेषण पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज बस इतना ही। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।